96 ओफर फार्म हाउस में सुबह के तकरीबन 9 बजे अन्नी औंधे मुंह बेड पर सोया हुआ था। वो गहरी नींद में था। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और उसकी पूरी पीठ दिखाई दे रही थी। कमर से नीचे ब्लैंकेट था। उसकी टेन बॉडी उसे बहुत सेक्सी लुक दे रही थी। कमरे का दरवाजा खुला और इश्क अंदर आई। इस वक्त उसने एक येलो कलर की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी जिसके साथ ब्लू कलर का स्लीवलेस ब्लाउज था। पीठ पर ब्लाउज का नॉट डिजाइन था। उसके हाथों में एक ट्रे थी और ट्रे में एक चाय का कप। मुस्कुराती हुई वो कमरे में आई और ट्रे को टेबल पर रखकर जाकर विंडो से पर्दे हटाए। चमचमाती हुई धूप कांच की विंडो से क्रॉस करते हुए सीधा अन्नी पर आकर गिरी। धूप में उसकी बॉडी और भी ज्यादा चमकने लगी थी। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। सुबह के तकरीबन 7 बजे ही तो वो सोया था और अब 2 घंटे बाद ही इश्क ने उसे उठा दिया था। उठते ही उसका मुंह बिगड़ा हुआ था। उसने सामने की तरफ देखा तो इश्क अभी भी पर्दे सेट कर रही थी। उसकी नज़र इश्क की पीठ पर गई। इश्क ने अपने बाल अपने कंधे पर एक तरफ किए हुए थे जिससे उसकी पूरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। अग्नि का गुस्सा थोड़ा सा नरम पड़ गया। हाय मर्दों की कमजोरी। सख्त लौंडा भी फिसल गया लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो गुस्से इश्क को देखते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने मना किया था ना तुमसे कि तुम इस कमरे में नहीं आओगी। इश्क ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ पलटकर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसका सर कहना अग्नि को हद से ज्यादा चिढ़ा गया। उसके एक्सप्रेशन बदलते हुए देख इश्क तुरंत से बोली, मेरा आपको सर कहना पसंद नहीं आया क्या? मिस्टर फायर जी कहकर बुलाऊं? अग्नि का मुंह एक बार फिर से बन गया। वो गुस्से से बोला, व्हाटएवर, तुम्हारे कुछ भी कहने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इश्क मुस्कुराए और बोली, आग लग जाती है सीने में और लोग कहते हैं कि उन तक सेक भी नहीं पहुंचा। उफ, समझ नहीं आया कमी आग में है या फिर वो झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी नजरों से इश्क को देखता रहा। इश्क टेबल की तरफ आए और ट्रे उठाकर अग्नि के सामने की। अग्नि ने अब अपनी गहरी नजर ट्रे पर डाली और बैठ से उठकर सामने सोफे की तरफ आया। उसने सोफे के सामने रखे टेबल पर से सिगरेट की डिब्बी उठाए और उसमें से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाकर लाइटर से उसे जलाया। इश्क उसे देखते हुए बोली, ज्यादा सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता सर। अन्नी के चेहरे पर नसें तन रही थी लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। इश्क एक बार फिर से उसके पास आए और सिगरेट की बॉक्स को उठाकर उसे दिखाते हुए बोली, देख लीजिए, इस पर भी वार्निंग लिखी है, लेकिन इश्क और सिगरेट दोनों ही लत बहुत बुरी होती है, पीछा नहीं छोड़ते। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आदत नहीं बेशर्मी है ये। इश्क जो टेबल पर वो बॉक्स दोबारा रखने के लिए थोड़ा सा झुकी थी, उसने यूं ही झुके हुए अपनी नजरें अन्नी की तरफ उठाए और बोली, क्या करूं, एक ही शख्स शर्माने पर भी मजबूर करता है और बेशर्म बनने पर भी। बोलते हुए वो अग्नि के सामने हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप इसे मेरी बेशर्मी समझ लीजिए, मेरे दिल को तसल्ली मेरे इश्क पर है। बोलकर वो वहां से जाने लगी। अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने करीब खींच लिया। उसके एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी तो दूसरे हाथ में इश्क की कमर कसी हुई थी। इश्क की सांसें गहरी हो गईं। अग्नि उसके चेहरे पर झुका और बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती? इश्क भी अपनी तपती हुई नजरों में उसे देख रही थी। वो भी बेहद गहरी आवाज में बोली, जिस इंसान को अपनी इज्जत सौंप दी, अब उसके सामने क्या ही इज्जत का पर्दा। अग्नि फिर से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें मैं ठुकरा रहा हूँ। बोलकर उसने सिगरेट को एक बार फिर से अपने होठों में दबाया और लंबा सा कश भरा। इश्क उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, होठों का क्या है, जहर को भी मुंह लगते हैं। बात तो तब है जब किसी दिन आपका दिल मुझे खुद से निकाल दे। अग्नि ने सिगरेट को अपने होठों से अलग किया और इश्क के चेहरे पर धुआं छोड़ दिया। इश्क ने अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया। अग्नि बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, मुझ पत्थर के सीने में दिल ढूंढ रही हो तुम? इश्क ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, मासूम से दिल को पत्थर से वापस मोम बना रही हूँ। अग्नि ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। इश्क लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई लेकिन अन्नी ने उसे अपना सहारा नहीं दिया। इश्क खुद ही संभल कर उसके सामने वापस आए और बोली, पति पत्नी का रिश्ता नहीं चाहिए ना आपको, एक नौकर और मालिक का चाहिए। तो अब से मैं सिर्फ ऑफिस में आपकी एम्प्लॉय नहीं, हम इस घर में भी हूँ। जरा
सोच समझकर करीब आया कीजिए, दूसरी नौकरानियां मुझे आपके करीब देखेंगी तो कहीं जल न जाए, बोलकर उसने अग्नि के हाथों से जलती हुई सिगरेट ले ली। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उस सिगरेट को इश्क ने एस्ट्रे में डाला और उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुबह सुबह उठकर चाय पी जाती है, सिगरेट नहीं। अग्नि ने वापस सिगरेट की बॉक्स में से एक नई सिगरेट निकाली और उसे जलाकर अपने होठों में दबाकर बोला, भाषण पसंद नहीं मुझे। इश्क मुस्कुराए और बोली, जो इंसान सिगरेट की आदत नहीं छोड़ सकता, उसके इश्क का तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। खैर चाय पी लीजिएगा और ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाएगा। बोलते हुए वो क्लोजेट की तरफ आए और अग्नि के लिए कपड़े निकालकर टेबल पर रखे। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी कि अग्नि बाहर हाल में आया। उसे देखते हुए वो सर्वेंट जो कल उसे खाने का पूछने गई थी, झट से किचन में चली गई। अभी तक उसका डर दूर नहीं हुआ था। अग्नि इश्क के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने इस वक्त वो कपड़े नहीं पहन रखे थे जो इश्क ने उसके लिए निकाल कर रखे थे, बल्कि उसने खुद से अपने लिए अलग कपड़े निकाल लिए थे। इश्क के होठों पर एक बार फिर से हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए ही वो बोली, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक सर्वेंट अग्नि के कमरे में से ठंडी चाय लेकर वहां पर आया और इश्क के सामने आकर खड़ा हो गया। इश्क चाय को देखकर मुस्कुराए और बोली, मैं कौन सा बीवी के हक से चाय देकर आई थी, अब नौकर के साथ इतना बेर रखेगी तो कैसे ही काम चलेगा। या किसी और के हाथों से चाय पीने का मन था। अग्नि के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। इश्क सच में उसे मात दे रही थी। उसने चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि अगर वह चाय पीता तो इश्क जीत जाती, लेकिन इश्क तो फिर भी जीत ही रही थी। अब वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इश्क ने मुस्कुराते हुए उसे ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। उसने पोहा और फ्रूट सलाद के साथ साथ जूस बनाया था। अन्नी उसे देखते हुए बोला, कल से मुझे ब्रेकफास्ट में एग चाहिए। इश्क ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। वही अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। एक बार उसने सांझ को एक सर्वेंट से कहते हुए सुना था कि अंडों को इश्क से दूर रखे, उसे अंडों से एलर्जी है और उसे अंडा देखना भी पसंद नहीं। इश्क मुस्कुराकर बोली, जैसा आप कहें। अन्नी की मुठियां कस गईं। उसने जल्दी से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाया और अपनी जगह से उठ गया। जैसे ही वो अपनी जगह से उठा, इश्क नीचे जमीन पर बैठ गई और उसकी प्लेट में बचे हुए खाने को खाने लगी। अग्नि गुस्से से बोला, तुम्हारा ये ड्रामा बंद होगा या नहीं? इश्क मुस्कुराकर बोली, आपकी बात मान रही हूँ, फिर भी आपको ड्रामा लगता है। कल आपने ही कहा था ना मेरी औकात यही है, तो बस अब खाना गुनाह है क्या? अग्नि झल्ला कर रह गया। वो तेज कदमों के साथ अपने कमरे में वापस चला गया। कुछ देर बाद वो वापस कमरे से बाहर आया क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। जब वो वहां से निकल रहा था तभी इश्क अपना पल्लू ठीक करते हुए उसके साथ साथ चलने लगी। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, आ ही गई अपनी औकात पर। आखिर बड़ी गाड़ियों में घूमने का मौका कौन ही छोड़ेगा। इश्क बस उसकी बात सुनकर चुप रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों फार्म हाउस से बाहर निकले। अन्नी पार्किंग एरिया में चला गया और दशक बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगी। अग्नि ने जब उसके कदम बाहर की तरफ जाते देखा तो हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टॉप कर बाहर मेन गेट की तरफ आया। इश्क बाहर सड़क पर खड़ी कैब या ऑटो का इंतजार कर रही थी। अग्नि ने गाड़ी उसके सामने रोकी और विंडो डाउन कर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आओ बैठो, तुम पर इतना एहसान तो कर ही सकता हूँ। इश्क अपनी जगह से थोड़ी आगे आए और विंडो पर झुक कर अन्नी को देखते हुए बोली, एहसान इंसान को कमजोर कर देते हैं और इश्क जिद्दी और मजबूर बहुत है। आप जाए, मैं मेरी औकात के हिसाब से आ जाऊंगी। बोलकर वो पीछे हो गई और अन्नी की गुस्से से मुठियां कस गई। अब उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो कार की स्पीड पर निकला। एक ही पल में गाड़ी ऐसे वहां से निकली जैसे कोई आंधी हो। इश्क बस उसे जाते देखती रही और अग्नि भी हद से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन, लीजा कब से अग्नि को कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल मिल ही नहीं रहा था। अग्नि ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। उसका मूड हद से ज्यादा खराब था। लीजा ने अब गुस्से से अपने डैन को फोन मिलाया। जैसे ही सामने से
विलियम ने कॉल रिसीव किया। आइजा गुस्से से बोली, व्हाट द हेल यू डूइंग डैड? अभी तक आपने उसे लड़की आर को मारा नहीं। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे वो लड़की डैड चाहिए। आई वॉन्ट हर फकी जी डैड। विलियम इस वक्त एक मीटिंग में मौजूद था। उसने अपने आसपास बैठे आदमियों को एक्सक्यूज मी कहा और कॉल पर बात करते हुए बाहर की तरफ आया। वो लीजा से फोन पर बोला, काम डाउन माय गर्ल, बहुत जल्दी वो होगा जो तुम चाहती हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अग्नि के आसपास रहते हुए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना तुम भी जानती हो बहुत मुश्किल है, लेकिन जल्द ही महे अग्नि मिल जाएगा। डोंट वरी, लीजा एविल एक्सप्रेशन के साथ बोली। वॉन्ट अग्नि एट एनी कॉस्ट डैड? अगर मुझे अग्नि नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। विलियम गुस्से से बोला, डोंट या डरे टू से दिस, जल्दी ही वो लड़की तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। आई प्रॉमिस। विलियम की बात सुनकर लीजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लीजा के कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद विलियम ने अपने फोन से किसी को कॉल किया। सामने से जैसे ही उस शख्स ने फोन उठाया, विलियम ने पूछा, और कितना वक्त लगेगा? सामने से आवाज आई, बस अभी कुछ ही देर में। विलियम ने शून्य के कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इश्क ऑटो से उतरी। वो राठौर इंडस्ट्रीज के बिल्कुल सामने खड़ी थी। सड़क के बीचों बीच वो अपने फोन से ऑटो वाले को पे कर रही थी। तभी पेमेंट के बाद ऑटो वाला आगे बढ़ गया। इश्क अभी रोड पर आगे की तरफ ही खड़ी थी कि एक गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ बढ़ी और हवा को चीरती हुआ उसके ऊपर से गुजर गई। 97 इश्क से हारे। इश्क ऑटो से उतरी। वो राठौर इंडस्ट्रीज के बिल्कुल सामने खड़ी थी। सड़क के बीचों बीच वो अपने फोन से ऑटो वाले को पे कर रही थी। तभी पेमेंट के बाद ऑटो वाला आगे बढ़ गया। इश्क अभी रोड पर आगे की तरफ ही खड़ी थी कि एक गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ बढ़ी और हवा को चीरती हुई उसके ऊपर से गुजर गई। सामने राठौर इंडस्ट्रीज में अपने कैबिन ऑफिस में गिलास विंडो से लगकर खड़े अग्नि की सांस हलक में अटक चुकी थी। उसने जोर से अपनी विंडो पर अपना हाथ मारा। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप गया था। वहीं दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच इश्क किसी के सीने से लगी हुई खड़ी थी। उसे सही सलामत देखकर अन्नी की जान में जान आई। वही इश्क भी डर से कांप रही थी। अगर आखिरी पल पर किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो जितनी तेजी से वो कार उसके पास से गुजरी थी, उतनी ही तेजी से उसकी सांसें भी उससे अलग हो जाती। अभी भी उसकी सांस नॉर्मल नहीं हुई थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उस इंसान से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखे कि आखिर वो है कौन। तभी सूर्या ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम ठीक हो इश्क? काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। सूर्या की आवाज सुनकर इश्क हल्का सा सूर्या से अलग हुई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। सूर्या ने उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके गाल से पीछा किया और बोला, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो तुम। इश्क अपनी सेंसेस में लौटी और बोली, थैंक यू सर। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। सूर्या मुस्कुराया और बोला, बॉस नहीं हूं मैं तुम्हारा, मुझे डैड बुला सकती हो या फिर पापा भी कहोगी तो अच्छा लगेगा। इश्क ने अपनी नजरें झुका ली। सूर्या से उसे हमेशा डर ही लगता था। सूर्या की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी जल्दी से उससे घुल मिल नहीं पाता था। वही इश्क जैसी लड़की का उससे बात करना भी बेहद मुश्किल था, लेकिन एक बॉस के तौर पर इश्क को सूर्या से बात करनी ही पड़ती थी। हालांकि वो भी इश्क के लिए आसान नहीं था। ना जाने कितने ही दिन उसे सूर्या के सामने अपनी जुबान खोलने में लगे थे। इश्क ने अपना चेहरा झुकाकर अपना सर हाँ में हिला दिया। सूर्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मैं ले चलता हूं। तो सूर्या उसकी हालत देखकर समझ रहा था कि अभी भी इश्क बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई है। कोई भी इंसान इस तरह के एक्सीडेंट से डर जाए, वही इश्क तो वैसे भी इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रही थी। सूर्या का हाथ पकड़ कर इश्क ने सड़क क्रॉस की और दोनों ऑफिस में आए। वही अग्नि की मुठिया अभी भी कसी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी चेयर पर आकर बैठा और सामने टेबल पर रखी हुई सिगरेट की बॉक्स में से सिगरेट निकालकर कश भरने लगा। कुछ देर बाद उसके केबिन का दरवाजा खुला। वो जानता था कि सूर्या आएगा और सूर्या को अपने सामने देखकर इसीलिए उसे कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इश्क अपने केबिन में चली गई थी। सूर्या अपनी पॉकेट में हाथ डाले अंदर आया और अग्नि के सामने आकर खड़ा हो गया। अग्नि सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, आपको कुछ चाहिए? सूर्या एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछने आया हूं कि तुम्हें क्या चाहिए।
अग्नि हल्का सा हंसा और लंबा कश भरकर धुआं छोड़ते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मुझे आपको बताना चाहिए, मांगना मेरी आदत नहीं और आपने तो कभी मेरी जरूरत का ध्यान रखा ही नहीं, इसीलिए ये फॉर्मेलिटी तो रहने ही दीजिए। सूर्या ने गहरी सांस ली और बोला, मांगना तुम्हारी आदत नहीं तो इश्क से तलाक क्यों मांग रहे हो? अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आपको नहीं लगता हस्बैंड वाइफ के मामले में आपको नहीं बोलना चाहिए? सूर्या तुरंत से बोला, बेटी है वो मेरी। अग्नि के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो यूं ही अपनी जगह पर बैठे बैठे एकदम गहरी आवाज में बोला, हाँ वही सब कुछ, पर एक बात माननी पड़ेगी, पर आए रिश्ते आप तो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, पता नहीं अपनों के टाइम पर ये शिद्दत कहाँ जाती है। सूर्या ने टेबल पर अपने हाथ रखे और थोड़ा झुककर बोला, हार गए क्या तुम? अग्नि के जबड़े कसने लगे, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करते हुए बोला, अन्नी सिंह राठौर ने हारना नहीं सीखा। सूर्या व्यंग्य से बोला, लेकिन इश्क से हारे हुए तो लग रहे हो। अग्नि तुरंत से बोला, जो मुझे हरा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। सूर्या डेविल स्माइल के साथ बोला, लेकिन मेरे दिए चैलेंज में तो तुम हार गए। देखा था मैंने तुम्हें जब इश्क से तलाक मांग रहे थे। मुझे लगता है जब इंसान हार जाए तो उसे अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कई बार इंसान जिसे अपनी कमजोरी समझता है वही ताकत बन जाती है। संभालना चाहो तो सब संभाल सकते हो, भागना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। इश्क से अच्छी लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं मिलेगी। अन्नी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे अच्छी लड़कियां चाहिए ही नहीं, बस लड़कियां चाहिए, अच्छी हो या बुरी, आई डोंट केयर। मुझे जो चाहिए उसके लिए उनका कैरेक्टर नहीं कुछ और देखा जाता है। सूर्या की मुठियां कसने लगी। वो वापस सीधा खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें लगता है मेरे सामने तुम्हारी ये बकवास चलेगी? अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और टेबल पर अपने हाथ रख कर बोला, मैंने आपको बुलाया ही नहीं अपनी बकवास सुनाने के लिए। आप खुद आए हैं और जैसे आए हैं वैसे जा सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि एक बेटे ने अपने बाप को जवाब दे दिया। जहां हम दोनों हैं वहां बाप बेटे जैसा कुछ नहीं। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन भूलो मत, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अग्नि ने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और वापस विंडो की तरफ जाते हुए बोला, रिश्ते भूलना आपका काम है डैड। मेरे लिए तो रिश्ते मैटर ही नहीं करते। हम दोनों के बीच अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप, उसके अलावा और कुछ नहीं। सूर्या उसकी बातें सुनते हुए खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे अग्नि पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। आज अग्नि जैसा भी था, कहीं ना कहीं उसके लिए सूर्या की भी गलती थी। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए उसके पास आने लगा। अन्नी बिना उसकी तरफ घूमे ही उसे रोकते हुए बोला, मेरे पास मत आइएगा, बस आपकी तरह कमजोर नहीं हूँ जो दुखी हो जाऊंगा, पत्थर हूँ, पत्थरों को बातें नहीं चुभती। सूर्या अपनी जगह पर रुक गया और बोला, लेकिन वो इंसान है, उसे तकलीफ होती है, कम से कम उसे तकलीफ मत दो। अन्नी उसकी तरफ घुमा और बोला, तो मैंने तो तकलीफ से आज़ादी दे दी उसे, चली जाए मुझे छोड़कर, पैसे भी दे रहा। हम इतनी कीमत तो बहुत होगी एक रिश्ते की। सूर्या गुस्से से बोला, वो ऐसी लड़की नहीं जो अपने रिश्ते की कीमत ले। हल अपनी दिया ए करता कर्ण को बीन करन के लिए। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और बीला, तुन चालिमतारा जिदी सिर्फ तुम हो। अन्नी तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, बाकी कोई हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो मैं ही। सूर्या के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो अन्नी की तरफ आने लगा। अग्नि बस उसे देखता रहा। सूर्या बिल्कुल उसके करीब आया और बोला, फर्क तो तुम्हें पड़ता है माय बॉय, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस बात को मान जाओ तो सामने वाले को फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। हीरा है वो, संभाल लो उसे अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। जानता हूँ अभी अभी जो देखा था तुमने, उसके पीछे के कारण भी तुम जानते होंगे। खत्म करो ये सब और वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। दिमाग सिर्फ बिजनेस में लगाओ और कहीं नहीं। अग्नि के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा पीछे हुआ और तालियां बजाने लगा। सिंहरानी सुसे खा रहा। जगनी हंसते हुए बोला, मेरे अंदर के ल का कत्ल करके बोलते हो इन स्थिल को जिया कर। सॉरी बॉस, जिंदगी केन का नहीं लेने का शौक रखता हूँ, ना यू कैन गो बोलकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। सूर्या को अब उसे पर गुस्सा आने लगा। चो भी गुस्से से बोला, जा रहा हूँ क्योंकि जानता हूँ चाहे जितना मर्जी बोल ले तुम
पर असर नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखना, अगर उसे एक खरोच भी याद तो जो हम दोनों के बीच वो भी नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा दिल पत्थर है तो सूर्या सिर राठौड़ का दिल तो मोम कभी था ही नहीं, बोलकर सूर्या तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। अग्नि ने उसे जाते देखा और बोला, यही तो बात है डेड, आपके लिए सब जरूरी है, बस आपका अनी ही कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो अन्नी सिंह राठौर ने तो अपनी जरूरत किसी को बनाया ही नहीं होगा, वही जो मैं चाहता हूँ, फिर चाहे जैसे भी हो। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्सा से कांप रहा था और अब उसे ये गुस्सा किसी पर निकालना था। उसने अपने टेबल पर रखी बेल बजाई तो इश्क जो अपनी चेयर पर बैठी टेबल पर रखी हुई फाइल्स को देख रही थी, वो एकदम से हड़बड़ा गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और अग्नि के केबिन की तरफ आई। उसने केबिन का दरवाजा नॉक किया। सामने अग्नि अपनी चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अन्नी उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा। इश्क सर झुकाकर बोली, सॉरी सर, बोलकर वो वापस दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा नॉक करते हुए बोली, मे यील कम इन सर। अग्नि बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये तो गलती को सुधारना हुआ, सजा भी तो बनती है। इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, दरवाजे पर खड़ी होकर माफी मांगोगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी। इश्क की आंखों में नमी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, लैम सॉरी सी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अग्नि सर्द आवाज में बोला, गुड फॉर यू। इश्क ने दोबारा पूछा, क्या अब मैं अंदर आ जाऊं सर? अग्नि ने यस कहा तो इश्क अंदर आई। अग्नि उसे देखते हुए बोला, एक कप कॉफी लेकर आओ। इश्क ने ओके सर कहा और वहां से चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो दोबारा दरवाजा नॉक कर परमिशन मांगते हुए अंदर आए और टेबल पर अग्नि के लिए कॉफी का कप रखा। अग्नि ने उस कॉफी के कप की तरफ देखा और उसे उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और हल्का सा मुंह बनाकर बोला, ओ गॉड, इसे क्लीन करो। बोलते वक्त उसकी गहरी नजरें वापस इश्क पर आ चुकी थी। इश्क बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, मैं अभी पियोन से ये साफ करा देती हूँ। बोलते हुए उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। अग्नि उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें सैलरी में यहाँ पर मुंह उठाकर खड़े रहने की तो नहीं देता, और मुझे नहीं लगता कि इतना सा साफ करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी। इश्क ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वॉशरूम एरिया की तरफ बढ़ गई और वहां से क्लीन मॉब और डस्ट पैन लेकर आई। अग्नि गहरी नजरों से उसे देख रहा था। वो सर्द आवाज में बोला, वैसे मुझे लगता है मुझे तुम्हारी ड्यूटी चेंज करनी चाहिए, एम काफी अच्छे से सफाई कर लेती हो तुम। इश्क ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप बॉस है, मेरे पैसे देते हैं मुझे काम करने के, तो काम तो आपके हिसाब से ही होगा। बस अगर जरूरत होगी तो आपके हिसाब से काम करूंगी, नहीं होगी तो काम करने वालों को काम बहुत है और बड़हैसियत वाले लोगों के लिए गुलाम बहुत है। अनी की मुड़ियां कस गई। उसने जोर से अपनी चेयर पर पंच मारा तो इश्क डर गई। उसके हाथ में कांच था जो उसके हाथ में चुभ गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। अम्नी की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से नीचे झुका और इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इश्क उसे हैरानी से देख ही रही थी कि अग्नि ने उसकी जिस उंगली से खून बह रहा था उसे अपने होंठों से लगा लिया। 98 दिल पर हुकूमत। इश्क के हाथ में खून बहता देखकर अग्नि झट से नीचे झुका और इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इश्क उसे हैरानी से देख ही रही थी कि अग्नि ने उसकी जिस उंगली से खून बह रहा था उसे अपने होंठों से लगा लिया। इश्क लगातार अग्नि को देखती रही और उसी तरह अग्नि भी लगातार उसकी उंगली को अपने होठों में लेकर तब तक लिक करता रहा जब तक उसकी उंगली से खून बहना बंद नहीं हो गया। कुछ देर बाद जब अग्नि ने नजरें उठाकर इश्क की तरफ देखा तो इश्क हल्का सा मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट देखकर अग्नि ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी जगह से उठकर वापस अपनी चेयर पर बैठकर वो एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अगर कोई काम ढंग से करना नहीं आता तो क्या ही मत करो, छोटी सी भी चोट लग जाए तो रोने लग जाती हो। इश्क यूं ही नीचे जमीन पर बैठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर मेरी आंखों में तो आंसू आए ही नहीं। हाँ, लगता है मेरे दर्द से किसी और को जरूर तकलीफ हुई। अग्नि ने अपनी मुठिया कसी और बोला, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है और भी बहुत काम है, जाओ जाकर अपना काम करो। इश्क अपनी जगह से उठी और उसे देखते हुए वहीं पर खड़ी रही।
अग्नि ने अपना ध्यान सामने लैपटॉप पर किया और तकरीबन 5 मिनट वो लैपटॉप पर कुछ काम करता रहा। वो जानता था कि इश्क अभी भी उसके पास ही खड़ी है, लेकिन उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन जब काफी देर वो नहीं गई तो उसने इश्क की तरफ देखा और गुस्से से बोला, यहीं पर खड़ी रहोगी क्या? मैंने कहा ना, जाओ अपना काम कर। इश्क एक बार फिर से मुस्कुराकर बोली, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि काम करना क्या है। मुझे लगा कहीं आप मेरी ड्यूटी तो नहीं बदल रहे, बस इसीलिए आपके हुक्म का इंतजार कर रही थी। मालिक जी, बोलते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट थी। अग्नि ने जोर से लैपटॉप बंद किया और एक झटके से अपनी जगह से खड़ा होकर इश्क का हाथ पकड़कर उसे पीछे ग्लास विंडो पर लगाया और बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, कुछ भी बोलोगी, कुछ भी कहूगी, तुम्हें इतना बोलने की इजाजत किसने दी? औकात मत भूला करो अपनी, कहा ना औकात में रहोगी तो बेहतर होगा। इश्क फिर से मुस्कुराकर बोली, अब मैंने औकात से बाहर क्या कहा? आपको मालिक कहना औकात से बाहर तो नहीं है। अग्नि ने गहरी सांस ली। इश्क मुस्कुराए और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, और इंसान दो तरह से किसी पर हुकूमत करता है, एक दिमाग से, एक दिल से। अग्नि उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दिल दिमाग पर काबू कर रही हो? इश्क ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। उसने अपने कंधे की तरफ देखा जहां पर अग्नि का हाथ ग्लास विंडो से लगा हुआ था और इस तरह से लगा हुआ था जैसे हॉट की शेप बना रहा हो, लेकिन आधी। इश्क हल्का सा घूमी और अपने हाथ को उसके हाथ से जोड़ दिया, जिससे वो हॉट शेप पूरी हो गई। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। इश्क उन दोनों के हाथ की तरफ देखते हुए बोली, इश्क दिमाग से नहीं दिल से होता है। अगर दिमाग से होता तो आपको कभी होता ही नहीं, क्योंकि दिमाग में तो आपके हमेशा गुस्सा रहता है। मेरे दिल पर हुकूमत तो अन्नी सिंह राठौर के दिल ने की है, तभी तो मेरी धड़कनें अब मुझसे ज्यादा आपकी गुलाम है। देखिए कैसी धड़क रही है। बोलते हुए उसकी नजरें अभी भी डश्क और अग्नि दोनों के हाथ पर थी, जो हॉट शेप में जुड़ा हुआ था। वह उसे हाथ को हल्का हल्का हिला रही थी, जिससे ऐसे लग रहा था जैसे वो दिल धड़क रहा हो। जहां उन दोनों का हाथ था, वहां पर उन दोनों के हाथ से कांच पर निशान बन रहा था। अग्नि ने एक झटके से अपना हाथ हटाया और बोला, ये दिल प्यार व्यार मोहब्बत धकन फालतू बकवास है, मेरे सामने मत किया। यू नो ना, हेट ऑल दिस थिंग्स। जाओ जाओ यहाँ से और अपना काम करो। बोलकर अग्नि पीछे हट गया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। इश्क मुस्कुराए और आगे बढ़कर उसने जहां पर वो हॉट शेप बनी थी, वहां पर अब पूरा ही निशान छपा हुआ था। वहां उस दिल के बीचों बीच अपने होंठ रख दिए। अग्नि उसे देखता ही रह गया। उस दिल वाली जगह पर इश्क की होजों से बने लिपस्टिक के मशान इरक उस क्षण को देखते हुए थोड़ा चीले हूँ और बोली, हो सके तो कभी बसे हटाओएगा मत। आने गुस्से से बोला, ये मेरा कबिन है, तुम कोई नहीं होती ये बताने चाली कि यहाँ क्या रहेगा और वया नहीं। इश्क मुस्कुराते हुए उसके पास आई और टेबल पर अपना एक हाथ रखकर उसके ऊपर झुकी और बोली, कुछ यादें खूबसूरत होती है। बोलकर वो पूरी तरह से उस पर झुकी और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अग्नि उसे देखता ही रह गया। अब इश्क चुपचाप कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि होश में आया। उसने गुस्से से ड्रार में से नैपकिन निकाला और उस विंडो की तरफ आया जहां पर इश्क अपने होठों के निशान छोड़कर गई थी, लेकिन जैसे ही वो नैपकिन वो उस निशान पर लगाने लगा, उसके हाथ रुक गए और इश्क की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी। कुछ यादें खूबसूरत होती हैं। अनी ने अपने हाथ को मुही कर लिया और नपाकिन को कराकर नीचे फेंक दिया। गुस्से से चो अपने कबिन रो बाहर निकाला और पाकिन एरिया में आकर गाड़ी में बैठ मफिस। अभी कुछ ही देर हुआ था कि दुष्क अपने केबिन से बाहर निकली और अन्नी के केबिन में आई। उसे कुछ जरूरी फाइल पर अग्नि के सिग्नेचर चाहिए थे और कुछ मीटिंग पर उसे डिस्कस भी करना था, लेकिन जब अग्नि वहां पर नहीं था तो वो वापस अपने केबिन में आ गया। अग्नि अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया था, जो कि उसका लीगल नहीं बल्कि इलीगल बिजनेस का क्लाइंट था। उस मीटिंग के बाद वो सीधा फार्म हाउस जाने वाला था, क्योंकि उसका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो इश्क से दूर रहने के बारे में सोच रहा था। अभी वो फ्री ही हुआ था कि उसका फोन बजा। फोन पर उसका बेहद खास आदमी था, जो उन चीजों के बारे में जानकारी रखता था जो ऑफिशियल नहीं होती थी, लेकिन अग्नि के आसपास होती रहती थी।
उससे आज सुबह के बारे में कुछ सुनकर अग्नि के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया और गाड़ी फार्म हाउस की बजाय ऑफिस की तरफ घुमा दी। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्रीज पूरा स्टाफ जा चुका था और इश्क भी सीढ़ियों से उतरकर बाहर पार्किंग एरिया में आई। उसने अग्नि की गाड़ी की तरफ देखा जो वहां पर नहीं थी, तो उसे कंफर्म हो गया कि अग्नि ऑफिस से जा चुका है। वो बाहर की तरफ आए और अपने लिए कैब और ऑटो ढूंढने लगी। वो राठौर मेंशन ही जाने का सोच रही थी, तभी उसके सामने अन्य की गाड़ी आकर रुकी। अन्य ने अपनी विंडो डाउन की और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं घर पर ही जा रहा। हाँ चलो दोनों साथ चलते हैं। इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, इट्स ओके सर, मैं मैनेज कर लूंगी। अन्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ये फॉर्मेलिटी करनी बंद करो। इश्क, हम अच्छे दोस्त भी हैं और एक ही घर में रहते हैं, तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ये फॉर्मेलिटी नहीं है सर, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। अन्य ने अब अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और बोला, मैं जानता हूं तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो अब मैं घर पर ही फोन करता हूं। सांझ माँ की बात सुनकर तो तुम मेरी बात मान लोगी ना। सांझ का नाम सुनकर ही इश्क सोच में पड़ गई थी। वो अन्य को रोकते हुए बोली, मैं चलती हूँ आपके साथ। बोलते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अन्य के साथ गाड़ी में बैठ गई। सामने कुछ ही दूरी पर अन्य की गाड़ी खड़ी थी। अन्य इश्क की गाड़ी में बैठने के बाद उसके ऊपर झुका, लेकिन इश्क ने जल्दी से अपना हाथ आगे रख दिया और उसे देखते हुए बोली, मैं कर लूंगी सर। बोलते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट खुद लगाई। अन्य वापस अपनी सीट पर सीधा होकर बैठा और म्यूजिक स्टार्ट कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अग्नि उन दोनों को साफ देख सकता था, उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन रही थी। उसने भी अपनी गाड़ी अन्य के गाड़ी के पीछे पीछे लगा दी। अभी मुश्किल से 2 मिनट ही बीते थे कि अन्नी ने अपनी गाड़ी अन्य की गाड़ी से ओवरटेक की और उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। अन्य ने एक झटके से ब्रेक लगाई, वरना जिस तरह से अग्नि ने उसके सामने लाकर गाड़ी खड़ी की थी, उन दोनों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था। अन्य ने गुस्से से अग्नि की गाड़ी की तरफ देखा और बोला, लगता है पागलपन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बोलते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट हटाए और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। इश्क सहमे हुए सामने की तरफ देख रही थी। अन्य अग्नि की गाड़ी तक जाता उससे पहले ही बड़ी फुर्ती से अग्नि अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अन्य की गाड़ी की तरफ आया, लेकिन अन्य की तरफ न जाकर वो इश्क की तरफ आया और उसकी सीट का दरवाजा खोला। इश्क हैरानी से बस उसे देखते रह गई। अग्नि ने उसका हाथ कसकर थमा और उसे लगभग खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। इश्क हैरानी से बोली, क्या हुआ सर, आप यहाँ पर? अग्नि गुस्से से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ मुझे देखकर? कुछ ज्यादा हैरानी हो रही है, कहीं कोई और प्लान तो नहीं था? इश्क की आंखें नम हो गई। अग्नि ने और भी ज्यादा कसकर उसकी कलाई को थामा और बोला, जानती हो ना नहीं पसंद मुझे, बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझा जाती हूँ, तो ये समय नहीं आया या फिर समझ कर नासमत बन रही हो? इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, प्लीज बिहेव योरसेल्फ सर। अग्नि का हाथ और भी ज्यादा कस गया। उसकी उंगलियों के निशान इश्क की कलाई पर आने लगे। उसे दर्द होने लगा। अग्नि गुस्से से कांपते हुए बोला, जानबूझकर कर रही हो ना ये सब? इश्क मासूमियत से बोली, मैंने कुछ नहीं किया सर। अग्नि तुरंत से बोला, ऑफिस नहीं है ये, सर कहना बंद करो। इश्क अपना चेहरा झुकाए ही बोली, ऑफिस नहीं है तो भी आप मेरे सर ही हैं, कल ही आपने। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने गुस्से से उसके गाल को अपने हाथ से जकड़ते हुए उसके चेहरे को पकड़ा और बोला, तुमने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। मन तो करता है तुम्हें भी मार दूं और खुद को भी। उसकी बात सुन इश्क की आंखें बड़ी हो गई। अन्य गाड़ी से बाहर आया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, किसी लड़की से बिहेव कैसे करना है भूल गए हो क्या? अग्नि डस्ट का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर एक पल रुका और अन्य की तरफ देखते हुए बोला, किसी लड़की के साथ नहीं, हम बीवी है वो मेरी। आइंदा उसके आसपास भी आया तो मुंह तोड़ दूंगा। इश्क के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहीं कलाई पर होता हुआ दर्द अब महसूस होना बंद हो गया था। अन्य गुस्से से उसे देखता ही रहा और अग्नि इश्क को अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और दरवाजा खोला। इश्क ने उसे देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अन्नी उससे पहले ही अपने दोनों हाथ गाड़ी पर कसकर रखते हुए बोला, चुपचाप बैठ जाओ, वरना उसका इतना बोलना ही काफी था इश्क का गला सुखाने के लिए।
वो गाड़ी में बैठ गई और अम्नी भी आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहां से निकल गई। 99 आन आराग फार्म हाउस। बड़ी ही स्पीड से अग्नि की गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और एक झटके से ब्रेक लगाते हुए अग्नि गाड़ी से बाहर आया। इश्क उसे ही देख रही थी। पूरे रास्ते अग्नि ने कुछ भी नहीं कहा, न ही इश्क की तरफ देखा। बस ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइव करता रहा और साथ ही साथ सिगरेट पीता रहा। गाड़ी में सिर्फ इश्क और अग्नि नहीं, बल्कि सिगरेट का धुआं भी पूरी तरह से मौजूद था। अब तो इश्क को भी अग्नि की इस आदत की आदत हो चुकी थी। उसके गाड़ी से बाहर निकलने के बाद इश्क भी गाड़ी से बाहर निकली और अग्नि के पीछे पीछे ही अंदर हाल एरिया में आए, लेकिन अग्नि सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। क्योंकि अग्नि ने इश्क को कमरे में आने से मना किया था, इसलिए इश्क ने वहीं पर अपना पर्स रखा और किचन एरिया की तरफ जाने लगी। लेकिन वो अपना कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही किसी ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। इश्क ने पलट कर देखा तो अग्नि गुस्से से उसे ही देख रहा था। अग्नि ने यूं ही उसका हाथ थामे उसे अंदर रूम में लेकर जाना शुरू कर दिया। इश्क ने उसे रोका नहीं, बस उसकी तरफ देखती रही। अंदर कमरे में लाने के बाद अग्नि ने एक झटके से उसे छोड़ा और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। इश्क सवालिया नजर से उसे देखते हुए बोली, अब मुझसे क्या गलती हो गई? मैं इस कमरे में खुद नहीं आई। अग्नि उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, इतनी नादान नहीं हो तुम जो कुछ ना समझो। इतना तो मैं समझ गया हूं कि अगर अग्नि सिंह राठौर को थोड़ा थोड़ा कोई समझ सकता है तो वो कौन है। उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अन्नी की तरफ देख मुंह बनाकर बोली, लेकिन आप समझने का मौका ही कहाँ देते हैं? अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, ये मौका कभी मिलेगा भी नहीं। तुम समझने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन पूरा समझ जाओ इतना दिमाग नहीं है तुम में। दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा तुम्हारा। इश्क मुस्कुरा कर बोली, मैं तो पागल होने को तैयार हूँ, आप दिमाग के संतुलन की बात करते हैं। अन्नी सर्द लहजे में बोला, पागल तो तुम हो चुकी हो। इश्क भी उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, पागलपन तो किसी और के सिर पर भी बेहद चढ़ रहा है। अब अग्नि का चेहरा थोड़ा सख्त होने लगा। इश्क उसकी बातों में उसे ही उलझा रही थी। वो हल्के गुस्से से बोला, जानती हो ना नहीं पसंद मुझे वो, तो क्यों उसकी गाड़ी में बैठकर जा रही थी? इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको नहीं पसंद मेरा किसी और के साथ जाना। अग्नि की मुठियां कसने लगी। वो इश्क के और भी करीब होने लगा। इश्क अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन पीछे ही बेड था। वो लड़खड़ा कर बेड पर ही गिर गई। अनी भी उसके ऊपर ही झुका। वो उसके चेहरे को एक टक देखते हुए बोला, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शख्स से नफरत है मुझे। इश्क ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और मुझसे? अग्नि गुस्से से बोला, सवाल के बदले सवाल नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। जब जानती हो नहीं पसंद तो क्यों उसके साथ कहीं जा रही थी? इश्क को अन्नी को देखते हुए हंसी आ रही थी। भले ही वो कितना ही इनकार कर ले, लेकिन ये जलन उसके चेहरे पर साफ बता रही थी कि उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा है। उसने उसके सीने पर हल्का सा अपना हाथ रखा और उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने बार बार कहा तो मुझे बैठना पड़ा गाड़ी में। अनी पूरी तरह से उस पर झुका और उसकी कमर को कसकर बोला, कोई जहर खाने को बोलेगा तो खा लोगी। इश्क ने एक दर्द भरी आह भारी और बोली, किसी और के कहने पर तो नहीं, आपके कहने पर जरूर खा लूंगी। अग्नि ने एक गहरी नज़र उसके चेहरे को देखा और फिर उसकी गर्दन और थोड़ा नीचे की तरफ अपनी कातिलाना नजरें डालते हुए बोला, मैं खुद जहर हम खा लो। अभी उसने बोला ही था कि इश्क ने उसकी शर्ट को गिरेबान से पकड़कर खींचा और अग्नि का चेहरा पूरे इश्क के चेहरे पर झुक गया। अगले ही पल इश्क ने उसके चेहरे को अपने हाथों में अच्छे से थामकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अग्नि एकदम शॉक्ड हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने भी इश्क के होठों को रिस्पांस देना शुरू कर दिया था। उसका हाथ लगातार इश्क की कमर पर कस रहा था और उतनी ही ज्यादा पकड़ इश्क के हाथों की भी कस रही थी। दोनों के होंठ आपस में इस तरह से उलझे हुए थे जैसे दोनों ही अपनी प्यास बुझा रहे हो। जब उन दोनों की सांसें हद से ज्यादा गहरी और मुश्किल होने लगी तो अग्नि ने इश्क के होठों को छोड़ा। इश्क अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका सीना पूरी तरह से हलचल कर रहा था। अग्नि उसके ऊपर से हटा और उसकी बगल में लेटकर वो भी गहरी गहरी सांस लेने लगा। इश्क ने खुद से आगे बढ़कर उसे चूमना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था।
वो जानती थी कि अगर अग्नि सुनाने पर आया तो अभी ही शुरू हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही बेड से उठने लगी, लेकिन अभी वो पूरी तरह से उठ भी नहीं थी कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इश्क की दर्द से आह निकल गई। पहले ही अग्नि ने उसकी कमर को दबा दबा कर उसका बुरा हाल कर दिया था। वो अग्नि के चेहरे को गौर से देखने लगी। अग्नि ने एक बार फिर से उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और हल्का सा उसकी पीठ को दबाकर बोला, शेर के मुंह को खून लगाकर शेर को भूखा ही छोड़ रही हो। इश्क एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मैं शिकार नहीं हूँ। अग्नि तुरंत से बोला, फिलहाल जरूरत हो। इश्क भी उसके सीने पर अपना हाथ रख थोड़ा सा दबाव बनाते हुए बोली, जरूरत भी आपकी जरूरत के हिसाब से हूँ। अनी ने अचानक से करवट ली तो इश्क नीचे बेड पर हो गई और वो खुद पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया। वो उसकी गर्दन को देखते हुए बोला, अगर जरूरत हो, इस जरूरत को पूरा करना तुम्हारी मर्जी है, जबरदस्ती करना अन्नी सिंह राठौर को नहीं आता। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। वो इश्क के ऊपर से हटा और एक बार फिर से उसकी बगल में लेट गया। दक कुछ पल उसे देखती रही और फिर पूरी तरह से झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगी। अन्नी लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके हाथ लगातार इश्क की पीठ पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसके हाथ ऊपर की तरफ आए और उसका एक हाथ इश्क के बालों से खेलने लगा। इश्क ने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। अग्नि ने उसकी जुड़ा पिन निकाल दी तो इश्क के बाल पूरी तरह से अग्नि के चेहरे पर बिखर गए। इश्क ने उसकी गर्दन पर चूमते हुए ही उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। शर्ट को खोलकर उसने अलग किया और अन्नी की नेकेड चेस्ट पर चूमने लगी। जैसे जैसे उसके होंठ अग्नि की चेस्ट को छूते वैसे वैसे ही अग्नि की पगडंड उसके बालों पर कसती जा रही थी। अग्नि ने उसके बालों को अपनी मुआई में कसा और उसे एक बार फिर से बेड पर नीचे कर दिया। अब गहरी गहरी सांसें लेने की बारी इश्क की थी। अग्नि उसके चेहरे को देखते हुए बोला, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, जरूरत पूरी होने पर जरूरत मायने नहीं रखती। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, दिल और दिमाग नहीं, जिस्म की जरूरत तक रहना। उसकी बात सुनते हुए सिर्फ इश्क ही जानती थी कि उसके दिल को क्या महसूस हो रहा है, लेकिन उसके होठों पर एक बेहद दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने एक बार फिर से अग्नि के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसे पूरी तरह से अपने चेहरे पर झुकाकर एक बार फिर से उसे किस करने लगी। अग्नि के हाथ अब नहीं रुक रहे थे। कुछ ही देर बाद दश्क को खुद से अपने कपड़े अलग होते हुए महसूस हुए। वो पूरी तरह से अन्नी में खोई हुई थी। आग सिर्फ अन्नी के अंदर नहीं, फिलहाल इश्क के अंदर भी लगी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। कभी अग्नि उसके ऊपर हावी होता तो कभी इश्क उसके ऊपर हावी होती। पूरा बेड अस्त व्यस्त हो चुका था और इश्क और अग्नि दोनों की ही गहरी गहरी सांस पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अन्नी ने इश्क के हाथों को अपने हाथों में जकड़ रखा था और पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, आर यू फीलिंग मी? इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस आहें भरती रही। अग्नि ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बड़ी ही मदहोशी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मैंने पूछा है कुछ, आर यू फीलिंग मी? इश्क ने अभी भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी तपती हुई नजरों से अग्नि को देखती रही। अग्नि की सांसें और ज्यादा गहरी होने लगी और उसके चेहरा और गर्दन की नसें बाहर तक उभरने लगी। उसके हाथों की पकड़ इश्क के हाथों पर और भी ज्यादा कसने लगी। इश्क उसकी तपती हुई नज़र को खुद पर महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसका चेहरा भी हल्का हल्का कांपने लगा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने झट से अपना चेहरा घूम लिया और अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो इश्क के ऊपर गिर गया। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी। इश्क दर्द में थी, लेकिन फिर भी उसने अनी को खुद से अलग नहीं किया। कुछ देर बाद अग्नि खुद उससे अलग हुआ और बेड पर अच्छे से लेट गया। इश्क खुद को समेटते हुए वहां से उन्हें लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया और फिर उसे बाहों में समेट लिया। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत खत्म हो गई ना, अब बदले में कुछ नहीं मान रही। 66%। अग्नि ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे कब क्या करना है? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक उसको कुछ होने लगा। उसका सर बहुत तेजी दर्द रहा था। वो धीरे धीरे अग्नि के चेहरे पर झुकी तो अन्नी ने उसके चेहरे को थामा और बोला, तुम ठीक तो हो? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन अग्नि को ऐसा
लग रहा था जैसे वो ठीक ना हो। उसने उसके चेहरे को अपने सीने से लगाया और बोला, कुछ देर के लिए आराम कर सकती हो तुम। लेकिन उसकी बातों को सुनकर भी इश्क सुन नहीं पा रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। अग्नि ने जब उसकी गहरी गहरी सांसें अपने सीने पर महसूस की तो उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे आराम से सोए देख अन्नी ने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और खुद बेड से उठ गया। उसने क्लोजेट में से अपने कपड़े निकालकर पहने और बालकनी की तरफ आया। बालकनी में आकर वो लगातार सिगरेट पीता रहा और उसकी नज़रें लगातार इश्क पर बनी हुई थी। सिगरेट का धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए वो बोलो, जरूरत जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को कमज़ोर करने लगती है और कमज़ोरी इंसान को ही खत्म कर देती है। पर अग्नि सिंह राठौर ना कमज़ोर हो सकता है और ना ही खत्म, इसलिए अब उसकी ज़रूरत को खत्म होना होगा। मेरी जिंदगी से तो जाना ही होगा। 1 महीना चाहिए था ना, तुम्हें मैंने दे दिया। अब 1 महीने बाद मुझसे दूर जाने का कारण भी मैं ही दूंगा। एंग्री बर्ड आग और पानी के मिलन का वजूद नहीं होता और यहाँ तो बात आग और आग की है। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। जब 100 गर्म सिसकियां सुबह के तकरीबन 3 बजे तक अग्नि और इश्क एक दूसरे के साथ ही थे। जब इश्क थक गई तो वो आराम से सो गई थी, लेकिन अग्नि उसके सोने के बाद बालकनी में गया और काफी देर सिगरेट पीता रहा। मन ही मन अपनी बातें कहकर वो भी वापस कमरे में आया और आकर बेड पर लेट गया। एक बार फिर से उसने इश्क को अपनी बाहें में समेट लिया था। इश्क उसकी कमजोरी थी, एक ऐसी कमजोरी जिसे खुद से दूर करने की भी अग्नि पूरी कोशिश कर रहा था और उससे दूर जा भी नहीं पा रहा था। पर शायद अब अग्नि के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि इश्क उससे दूर जाने वाली थी। सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई थी। तकरीबन सुबह के 8 बजे इश्क की आंखें खुली। उसका सर जोरों से दर्द हो रहा था। शायद कल रात ढंग से खाना ना खाने की वजह से उसे फिर से कमजोरी महसूस हो रही थी। अपने सिर पर हाथ लगाते हुए वो बेड से उठी और वॉशरूम गई। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अग्नि की तरफ देखा जो गहरी नींद में सोया हुआ था। इश्क उसके पास आए और उसके चेहरे पर झुकी। अग्नि का इमोशनलेस चेहरा और उसके वो डार्क लिप्स, लेकिन फिर भी चेहरे पर अलग ही तेज जो भी उसे देखकर बस देखता ही रह जाए। इश्क उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी इज्जत, उसका जिस्म जिसे वो सिर्फ उसे देती है, जिससे वो बेइंतहा इश्क करती हो। एक बार नहीं, हर बार आपसे यही कहा है कि ये इश्क आपसे बेइंतहा इश्क करती है। दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं सब बांटे जा सकते हैं, भाई बहन, माँ बाप, सबका पता होता है कि उनका प्यार किसी और के भी हिस्से में होगा, लेकिन एक पत्नी अपने पति का प्यार कभी नहीं बांट सकती। आप कहते हो ना मैं आपकी जरूरत हूँ, आपकी जरूरत नहीं बनना चाहती, मैं आपकी ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, आपका इश्क बनना चाहती हूँ, लेकिन ये जानते हुए भी कि आपके लिए मैं आपकी जरूरत हूँ, मैं आपकी जरूरत बनकर भी खुश हम, क्योंकि अगर आपकी जरूरत किसी और से पूरी हुई तो इश्क की ख्वाहिश टूट जाएगी, और अगर ये ख्वाहिश टूटी तो दश्क खुद टूट जाएगी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद अन्नी के चेहरे पर गिरी। अन्नी ने कसमसाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और वापस उसके चेहरे पर झुक कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद वो वहां से हट गई और तैयार होने लगी। अग्नि की हर एक बात उसे अच्छी तरह से याद थी। वो सब कुछ भूल सकती थी, लेकिन अग्नि की बातों को नहीं, इसीलिए अब उसने अपना दायरा सोच लिया था। थोड़ी ही देर में वो तैयार हुई, लेकिन तब तक अग्नि नहीं उठा था। वो समझ चुकी थी कि अग्नि कल रात भी बस सिगरेट पीता रहा होगा, इसलिए अब तक उसकी आंख नहीं खुली। वो अकेली ही कमरे से बाहर आई। बाहर सर्वेंट ने नाश्ता तैयार कर रखा था। जब सर्वेंट ने उसे नाश्ते के लिए रोका तो इश्क के कदम रुक गए, लेकिन वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए बोली, जब सर उठ जाए तो उन्हें ब्रेकफास्ट करवा देना, मुझे भूख नहीं है। वो सर्वेंट इश्क को पिछले 2-3 दिनों से देख रही थी। इश्क ने सिर्फ 2 बार उस फार्म हाउस में खाना खाया था, वो भी सिर्फ उतना ही जितना अनी की प्लेट में लोदा हुनारीता था। अब उस सचेन से रहा नहीं मैं। वो दुष्ट के सामने आज जर बोली, मैं आपसे पक बात कह मेम साहब। इश्क ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो सवैत दश्क को देखते हुए बोली, मैं पिछले 2 दिनों से आपको देख रही हूँ, आप बहुत कम खाती हैं, आपको भूख नहीं लगती वया?
उसकी बात पर इंशिक हल्का सा मुस्कुराए, उसकी आंखों में नमी भी तैर गई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, खाना जीने के लिए खाया जाता है। जब सांसों की हद पता हो तो कोशिश और चाहत दोनों ही खत्म हो जाती है। बोलकर इश्क वहां से आगे बढ़ गई। वो सर्वेंट इश्क की बात का मतलब ही समझती रह गई। वहीं दूसरी तरफ लीजा विलियम से फोन पर बात कर रही थी और बेहद गुस्से में दिखाई दे रही थी। कल विलियम ने उसे यकीन दिलाया था कि रात होते होते इश्क का किस्सा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इश्क अभी तक जिंदा थी और अग्नि पिछले 2 दिन से घर नहीं आया था। वो लगातार अग्नि को कॉल कर रही थी, लेकिन अग्नि उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब वो अपना सारा गुस्सा विलियम पर उतार रही थी। विलियम उसका अग्नि के लिए ऑब्सेशन बहुत अच्छी तरह से जानता था। माफिया वर्ल्ड में फिजिकल रिलेशन होना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता था। अग्नि का किसी के साथ भी फिजिकल हो सकता था, लेकिन लीजा को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो। उसे अब तक इश्क से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब उसने अन्नी को इश्क से डिवोर्स मांगते हुए देखा और उस वक्त उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो अलग सी फीलिंग देखी, उसके बाद उसे इश्क से प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए वो इश्क को खत्म करवाना चाहती थी। विलियम उसे दोबारा से यकीन दिलाते हुए बोला, काम डाउन बेबी गर्ल, जो कल नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। आई प्रॉमिस वो लड़की ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। लीजा गुस्से से बोली, मैम बार बार आपकी बातें नहीं सुनूंगी। डैड, मुझे किसी भी हालत में उस लड़की को फिटर से दूर करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, आई विल डू इट बी माई सेल्फ। विलियम तुरंत से उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेबी गर्ल, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। उसकी बात सुनकर लीजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फार्म हाउस अग्नि की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसने बैग की तरफ देखा। उसके बगल में दश्क नहीं सोई हुई थी। वो बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ देखने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए अग्नि समझ चुका था कि इश्क वॉशरूम में भी नहीं है। वो वॉशरूम में गया और फिर फ्रेश होकर बाहर हॉल एरिया की तरफ आया। बाहर आकर भी जब उसे इश्क नहीं दिखाई दी तो उसने एक सर्वेंट से पूछा। उस सर्वेंट ने उसे इश्क के काफी देर पहले ही चले जाने का बता दिया। अग्नि की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने फोन में वक्त देखा तो तकरीबन 12 बज चुके थे। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि वो इतनी देर तक कैसे सो सकता था। उसने जल्दी से अपने फोन इश्क को फोन किया, लेकिन इश्क ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। वो लगातार 3-4 बार कॉल करता रहा, पर जब इश्क ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने गुस्से से पारस को कॉल किया और इश्क के बारे में पूछा। पारस ने उसे इश्क के ऑफिस में होने के बारे में बताया तो अन्नी की सांस में सांस आई। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाले अग्नि के चेहरे पर इश्क की फिक्र साफ दिखाई देती थी। इस वक्त वो हद से ज्यादा गुस्से से कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्रीज इश्क अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसे पता था कि अग्नि उसे कॉल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस कॉल को इग्नोर कर रही थी। वो बस लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। कुछ देर बाद एक झटके से उसके केबिन का दरवाजा खुला। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने गुस्से से कांपता हुआ अग्नि खड़ा था। अग्नि तेज कदमों के साथ उसके पास आया और उसकी चेयर पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? इश्क थोड़ा सा सहम गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, आपने मुझे कब कॉल किया सर? अन्नी ने गुस्से से एक गहरी सांस छोड़ी और जबड़े कसते हुए अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और इश्क के फोन पर कॉल किया। सामने टेबल पर रखा हुआ इश्क का फोन रंग होने लगा, जिसकी रिंगटोन पूरे केबिन में अच्छे से गूंज रही थी। अन्नी ने गुस्से से उसका फोन उठाया और उसकी आंखों के सामने करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम अंधी या बहरी हो। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, नहीं मैं अंधी हूं सर, और ना ही मैं बाहरी हम, लेकिन शायद आप ये देखना भूल गए कि आपने मेरे प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल नंबर पर कॉल किया है और ऑफिस के वक्त पर्सनल कॉल करना मना है। अन्नी हैरानी से उसे देखने लगा। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो। इश्क वैसे ही मुस्कुराती हुई बोली, मेरा दिमाग इतना नहीं चलता सर कि मैं 10 तरह की हरकतें करूं। दिमाग नहीं दिल से सोचती हूँ। अग्नि व्यंग से बोला, थोड़ा नहीं बहुत दिमाग चलता है तो घारा दसीलिए अपना दिमाग इस तरह से इस्तेमाल कर रही हो कि मेरे दिमाग को चैलेंज कर सको। जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो ताकि तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए मैं
तुम्हारे आगे पीछे घूमूं लेकिन तुम गलत हो एंग्री बर्ड। मुझे सिर्फ तुमसे अपनी मीटिंग के बारे में जानना था, इसीलिए तो कॉल कर रहा था। उसके अलावा तुमसे बात करने का कुछ खास शौक नहीं है मुझे। उसकी बात सुनते हुए इश्क के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अन्नी उसे मुस्कुराते हुए देख और ज्यादा चिढ़ गया। वो उसके ऊपर से हटा और बोला, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यूं फालतू में हंसने के नहीं, काम पर ध्यान दो। बोलकर वो गुस्से से वहां से चला गया और इश्क बस मुस्कुराती हुई उसे देखती रही। अग्नि अभी अपने केबिन में वापस आकर अपने चेयर पर बैठा ही था कि उसका फोन बजा। उसने देखा तो पारस का कॉल था। आज उसकी एक इलीगल मीटिंग थी। उस मीटिंग के बारे में सोचते हुए अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, परसो नाल और प्रोफेशनल की बात कर रही थी ना तुम। एंग्री बर्ड नाउ लेट्स सी। उसने सामने टेबल पर रखी हुई बेल बजाई तो कुछ ही देर में इश्क उसके सामने थी। अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग में चलना है। इश्क ने थोड़ी हैरानी से उसे देखा क्योंकि आज उसकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि अन्नी उसे अपनी पर्सनल मीटिंग के लिए लेकर जा रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, सर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, लेकिन कहीं पर भी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा कि मुझे आपके साथ आपकी पर्सनल मीटिंग में जाना है। अग्नि अपनी जगह से उठा और बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए इश्क के करीब आया। इश्क उसे अपने करीब आते देख थोड़ा बेचैन सा हो रही थी। अग्नि उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो इश्क थोड़ा घूम गई और उसकी बैक टेबल से लग गई। अग्नि ने उसके आसपास अपने हाथ रखे और उस पर थोड़ा झुककर बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? कहीं मेरे साथ मीटिंग में चलो तो कुछ ऐसा ना देख लो जिससे तुम्हारा दिल टूट जाए। इश्क एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, दिल टूटना तो बहुत छोटी सी बात है, अगर चकनाचूर भी हो जाऊं तो आपसे शिकायत तो नहीं करोगी। अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, शिकायत करने का कोई फायदा भी नहीं है। बोलकर वो पूरी तरह से इश्क के चेहरे पर झुका और उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हैं बोला, मेरे कानों को तुम्हारी गर्म सिसकियां पसंद है, तुम्हारी शिकायतें सुनने में उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं। इश्क को एक बार फिर से तकलीफ हुई, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा। अग्नि उसके चेहरे से हटकर उसके हाव भाव ही नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद एक रिजॉर्ट जो कि बहुत बड़ा था, उस रिसोर्ट के गार्डन में एक प्राइवेट पार्टी का माहौल था। पूल साइड कुछ लड़कियां मौजूद थी जिन्होंने बिकिनी वेयर पहने हुए थे और लाउड म्यूजिक के साथ हर कोई अपने हाथ में पकड़ हुए गिलास में से वाइन भी एंजॉय कर रहा था। आगे जारी है।